बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो पावर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन स्कीम्स के ऊपर है और इसके पार्ट 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर हमारे जनरेशन साइट पे, ट्रांसमिशन साइट पे होते हैं और इसके अलावा ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन भी ऊपर भी हमारे ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं। तो इन ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन स्कीम्स के लिए मुख्तलिफ़ प्रोटेक्शन रिलेज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सिनेरियो आप देखें तो ये हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर है। इसकी जो प्राइमरी है वो कनेक्टेड है आपकी सीटी के ज़रिए और प्राइमरी जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है। सेकेंडरी जो है इसकी स्टार कनेक्टेड है। तो ये डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर हुआ। इस पावर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी सोर्स है वो एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से आ रही है जो कि रेड येलो ब्लू है डेल्टा में, और सर्किट ब्रेकर की फर्दर वायर्स जो हैं वो सीटी के ज़रिए से सेंस होती हुई प्राइमरी ऑफ डेल्टा कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर में इन हो रही है। सो सेकेंडरी साइड जो है इसकी वो स्टार कनेक्टेड है और स्टार का जो कॉमन पॉइंट है वो आपका ग्राउंड हुआ हुआ है। फर्दर मोर यहाँ से जो वायर्स निकल रही हैं स्टार की, अच्छा ये डेल्टा टू स्टार क्यों हुआ हुआ है ये आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस होगा कि ये डेल्टा टू स्टार पावर ट्रांसफार्मर का क्या फ़ायदा है हमें, और ग्राउंड पर्पस के लिए हमने यहाँ पर स्टार कनेक्शन को ग्राउंड किया हुआ है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से वायर निकलकर सेकेंडरी साइड की सीटी के ज़रिए से सेंस होती हुई ये वायर एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के अंदर इन हो रही है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले से प्रीवियस वाला हमने लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्पेसिफिकली हमारी जो रिलेज़ हैं वो पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो फर्दर मोर प्राइमरी साइड की जो रिले के वायर्स हैं और सेकेंडरी साइड की जो रिलेज़ के वायर हैं वो यहाँ पर डिफरेंशियल रिले के अंदर इन हो रहे हैं। यानी इसकी कॉइल इस ट्रांसफार्मर की सीटी के ज़रिए जो वायर जा रहे हैं, पायलट वायर्स इन्हें कहते हैं, इसके ज़रिए से प्रोटेक्शन रिले ओवर करंट, फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट को सेंस करेगा। और मज़ीद एक बात यहाँ डिस्कस होती है कि जो CT1 के कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्टेड पे स्टार कनेक्शन है, जबकि सेकेंडरी कनेक्शन पे स्टार कनेक्शन की जो CT का कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्टेड है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं, प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विद CT हैविंग कनेक्शन ऑफ स्टार एंड सेकेंडरी कनेक्शन ऑफ स्टार आर कनेक्टेड विद द CT ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है ये भी हमारे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस होगा कि हमने ट्रांसफार्मर की डेल्टा को CT की स्टार और ट्रांसफार्मर की स्टार को CT की डेल्टा से कनेक्ट क्यों किया है। फर्दर मोर जब भी कोई फॉल्ट अकर होगा तो वो CT की रिले के ज़रिए यहाँ पर जो हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले की रिले है यहाँ पर फॉल्ट सेंस हो जाएगा। फर्दर जब फॉल्ट सेंस होगा तो ये जो रिले है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ऑपरेट होगी और यहाँ से ये दो वायर यानी कि सबसे पहले जो कनेक्शन जा रहा है नॉर्मली क्लोज का था ये ओपन हो जाएगा, सॉरी ओपन का था क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से मुराद ये कि ये CT कनेक्शन जो क्लोज होगा वो सेकेंडरी के सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को एक्टिव करेगा और यहाँ से जितने भी नॉर्मली क्लोज हुए हुए हैं उन्हें ओपन कर देगा अगर ये रिले की कॉइल एनर्जाइज होती है। और ये रिले ट्रिपिंग कॉइल जो आ रही है वो डिफरेंशियल रिले के ज़रिए से आ रही है। फर्दर मोर ये वाली जो ट्रिपिंग कॉइल है ये आपके पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड की ट्रिपिंग कॉइल के ऊपर जा रही है, सर्किट ब्रेकर के ऊपर है। ये कॉइल अगर ट्रिपिंग कॉइल की एक्टिव होगी तो इसके नतीजे में आपके सर्किट ब्रेकर के वो कनेक्शंस जो कि नॉर्मली क्लोज हैं ओपन हो जाएंगे। तो इसको समराइज़ करते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर हमारे पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी साइड में से किसी एक तरफ भी फॉल्ट अकर होता है तो CT के ज़रिए से करंट को वो सेंस किया जाएगा।
सेकेंडरी साइड पर हो या प्राइमरी साइड पर हो, जैसे ही अब नॉर्मल करंट, फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट सेंस हो जाता है तो आपकी प्रोटेक्शन डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होंगी और ट्रिपिंग कॉइल ऑफ सेकेंडरी को एक्टिव करके ब्रेकर को ओपन करवा देगी और ट्रिपिंग कॉइल ऑफ प्राइमरी को ऑपरेट करते हुए ट्रिपिंग कॉइल ऑफ सेकेंडरी ऑफ द सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देगी। तो ये प्रोटेक्शन स्कीम है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले की पावर ट्रांसफार्मर के अंदर कि किस तरीके से इसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्कीम है पावर ट्रांसफार्मर के लिए पहली। फर्दर मोर अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद जस्टिफाई करें तो आगे डिस्कस करते हैं ऑपरेशन इसका कैसे है। बट इफ़ एनी मेजर फॉल्ट अकर इनसाइड द ट्रांसफार्मर ड्यू टू विच द नॉर्मल रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्टर्ब, दैट मीन्स के अगर इंटरनल फॉल्ट कोई अगर होता है जिसके नतीजे में नॉर्मल रेशियो अगर डिस्टर्ब होता है ट्रांसफार्मर का, नॉर्मल रेशियो यहाँ पर प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो, प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज रेशियो एंड प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट रेशियो जो कि डिफाइन होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो नॉर्मल रेशियो नहीं रहता, फिर वो डिस्टर्ब रेशियो कहलाता है और उसके नतीजे में फॉल्ट अगर वो अज्यूम करती है रिले और उससे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। देन द सेकेंडरी करंट ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर विल नॉट रिमेन द सेम। ऑब्वियसली जब आपका नॉर्मल रेशियो डिस्टर्ब हो गया है तो उसके नतीजे हम ये कहेंगे कि आपका नॉर्मल रेशियो सेकेंडरी साइड पे जो करंट है ख़ास तौर पे वो आपका विल नॉट रिमेन सेम, तो रेशियो आपका यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। वन रिजल्ट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द करंट कॉइल, करंट कॉइल के ज़रिए से, यानी कि जो प्राइमरी में करंट कॉइल थी, सेकेंडरी में करंट कॉइल है, प्राइमरी में जो करंट कॉइल थी वो आपकी CD के स्टार कनेक्टेड थी और डेल्टा कनेक्टेड थी सेकेंडरी कनेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर की तरफ CD के डेल्टा कनेक्टेड थी। कॉइल ऑफ द डिफरेंशियल रिले की कनेक्ट थी आपकी दो CD की, एक प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर, एक डेल्टा एक स्टार में, विच विल एक्यूरेट द रिले एंड ट्रिप बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर्स हो गए, डिस्कस कर चुके हैं। टू करेक्ट द फेज शिफ्ट, अब ये एक वो बात हो रही है जो कि डिस्कस होनी है। टू करेक्ट द फेज शिफ्ट ऑफ करंट, फेज शिफ्ट को करंट के बेहतर रखने के लिए हम ट्रांसफार्मर के स्टार टू डेल्टा कनेक्शन ऑफ दी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं ताकि फेज शिफ्ट करंट का करेक्ट रहे, करंट का फेज शिफ्ट करेक्ट रहे। उसके लिए हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन स्टार टू डेल्टा करते हैं। कौन से स्टार टू डेल्टा? CT के प्राइमरी साइड के स्टार होंगे और CT के सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर के डेल्टा में होंगे, उससे आपका फेज शिफ्ट करंट का करेक्ट रहता है। उसके पर्पस के लिए हम इसे कनेक्ट करते हैं। ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, जो कि 3 फेज था ये ऑब्वियसली, द करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शुड बी कनेक्टेड इन द डेल्टा एंड स्टार, और आपके जो करंट ट्रांसफार्मर है वो आपके कनेक्टेड इन डेल्टा एंड स्टार में कनेक्ट होते हैं और इवन वो कनेक्ट कर भी चुके हैं हम। सो लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की क्या है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ CTs, मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी? CT किस प्रिंसिपल पे काम करती है? CT काम करती है जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कि CT के अंदर से जो वायर जाता है वो सब प्राइमरी वायर होगा और जो आपका खुद CD जो है वो आपकी सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी इस तरीके से काम करती है CT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि जो CT के अंदर से वायर जा रहा है वो प्राइमरी कॉइल है और CT खुद सेकेंडरी है। तो प्राइमरी के अंदर जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड योर CT अराउंड योर कंडक्टर वुड बी हाईली energized then this electromagnetic induction और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसके नतीजे में आपका जो है EMF प्रोड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा प्राइमरी होगी उतना ज़्यादा सेकेंडरी होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को करंट में ट्रांसफॉर्म करता है। यानी प्राइमरी में जो करंट, प्राइमरी का जो कंडक्टर है CT में, उसका अगर ज़्यादा करंट हो जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। सेकेंडरी के CT क्योंकि खुद सेकेंडरी है तो मैग्नेटिक फील्ड को वो करंट में कन्वर्ट करेगी और उससे अंदाज़ा होगा कि आपका करंट प्राइमरी में बढ़ गया है तो इसलिए सेकेंडरी में बढ़ गया है। तो वो इस मैग्नेटाइजेशन
प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये हमने EMFT में डिस्कस आपने EMFT में डिस्कस किया होगा ये। ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन characteristics of the CTs, use the ratio errors change with respect to the circulating current, और इसके नतीजे में सर्कुलेटिंग करंट पैदा होता है। सर्कुलेटिंग करंट मीन्स कि जो CT के अराउंड आपका जो करंट प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं, और रेशो एरर उसके नतीजे में ये आता है। द पायलट वायर्स यूज मे वेरी इन लेंथ। अच्छा, इसकी लेंथ वेरी हो सकती है क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उतनी ज़्यादा आपको वायर्स रिक्वायर्ड होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी की वायर जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के अंदर जा रही होंगी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके बारे में बात हो रही है इन लेंथ, ड्यू टू विच द अनबैलेंस इन द सेकेंडरी सर्किट पैरामीटर्स, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर जो कि CT लगी हुई प्राइमरी सेकेंडरी में बाजू का बहुत दूर दूर भी हो जाती हैं, तो वायर ज़्यादा लेंथन हो जाती हैं, लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है वायर्स की। तो उसी के नतीजे में हम ये कहेंगे कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी वायर की लेंथ बढ़ने के नतीजे में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी और आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इस क्रिएटेड दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रॉपर स्कीम, और ये इम्प्रॉपर स्कीम कहलाएगी, तो इसीलिए हमें वायर की लेंथ कम रखनी है। ड्यूरिंग हैवी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हैवी हो, ड्रास्टिकल हो, एबनॉर्मल हो, या जिसे कहते हैं डेड शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन होती है, इज़ हाई करंट्स क्रिएट सैचुरेशन ऑफ फ्लक्स। सैचुरेशन ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स बिल्कुल स्ट्रक हो जाएगा, वो वेरी नहीं होगा। फिर बड़ा है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट सर्किट हुआ तो कॉइल के अंदर फ्लक्स जो है, जिसे रेजिडुअल फ्लक्स भी कहते हैं, इंड्यूस फ्लक्स भी कहते हैं, वो आपका स्टक हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, वेरी नहीं करेगा। तो ये भी ट्रांसफार्मर क्योंकि, और फ्लक्स जो है वो कोर के अंदर सैचुरेट हो जाएगा यानी फिक्स हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो है वो उससे एबनॉर्मल बिहेव करेगा, एज अ करेक्ट प्रिंसिपल वो काम नहीं करेगा। सो हैवी शॉर्ट सर्किट में ये भी ड्रास्टिकल चेंजेस आ सकते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर कि उसका फ्लक्स जो है सैचुरेट हो जाता है। इन कोर ऑफ CTs दैट लीड टू एबनॉर्मल रिलेइंग और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ रिलेइंग सर्किट। तो आपका जो रिले का सर्किट है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल भी बिहेव कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी रख सकता है अगर आपका हैवी शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल के अंदर से। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आपकी लिमिटेशन नंबर 4 है, टैप चेंजिंग में लीड टू चेंज इन सेटिंग्स एंड इम्प्रॉपर ऑपरेशंस। जो आपके टैप चेंजिंग होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, हम जानते हैं, ऑनलाइन टैप चेंजर्स एंड ऑफलाइन टैप चेंजर्स। और जो आपके ऑनलाइन टैप चेंजर्स हैं वो आपके ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन वगैरह में लगे हुए होते हैं, और ऑफलाइन टैप चेंजर्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में लगे हुए होते हैं, जहाँ पर आपने सप्लाई या लोड को ऑफ करके टैप को चेंज करना होता है। तो अगर आप टैप चेंजिंग कर रहे हैं में लीड टू चेंज इन सेटिंग्स, उसकी सेटिंग आप नहीं कर सके, और इम्प्रॉपर ऑपरेशंस के नतीजे में टैप चेंजिंग भी फॉल्ट अकर कर सकता है, क्योंकि कॉइल एकदम से बढ़ती है या जो कॉइल ऑफ बंच होता है वो एकदम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है, उसके नतीजे में आपका शॉर्ट सर्किट अकर हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि टैप चेंजिंग के नतीजे में भी सेटिंग और इम्प्रॉपर ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो सकते हैं। सेटिंग डिस्टर्ब होगी, इम्प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। नंबर 5, इनरेश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट may lead to in advancement operation and hence the settings are done for higher values of fault current, higher imbalance due to which accuracy of sensing and operation is decreased। अब इससे बात कर लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनरेश मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है जी? जब आप किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं तो वो अपने लोड को अगर आप ऑन करते हैं, और ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इनरिश करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने घर की पानी की मोटर को ऑन करते हैं तो एक लोड है, इंडक्टिव लोड है, तो उसका इनरिश करंट जो है वो 3 to 8% तक जाता है नॉर्मल रेटेड के मुकाबले में। यानी कि अगर वो 2 एम्पेयर लेती है तो स्टार्टिंग करंट जो उसका होगा वो 8 एम्पेयर 10 एम्पेयर भी हो सकता है, और ये कुछ 3 से 5 सेकेंड के दरमियान तक इफेक्ट रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी डिवाइस पुरानी है, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग फॉल्ट है या कोई इंटरनल ऑपरेशन के मैटर्स हैं अगर उसके,
तो एनरिच मैग्नेटाइजिंग करंट का जो इफेक्ट है बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर 200 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है तो उसका एनरिच कितने टाइम होगा, 8 टाइम्स ऑफ दैट रेटेड होगा। तो दैट मीन्स के वो एक फॉल्ट करंट के तौर पर भी ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इसका टाइम होता है तकरीबन 2 से 8 सेकंड के दरमियान, 5 सेकंड के दरमियान, जिसके ऊपर उस सेंसिंग को ऑपरेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसी बात को बताया जा रहा है कि जो एनरिच ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट में लीड टू एन एडवांस ऑफ ऑपरेशन, बाज़ औक़ात आपके ऑपरेशन को ख़राब कर सकता है एनरिच मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड हेंस द सेटिंग्स आर डन फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ फॉल्ट करंट। आपने जो फॉल्ट करंट की हायर वैल्यूज़ को सेट किया होगा, वो बाज़ औक़ात एनरिच करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फॉल्ट करंट की सेटिंग को मीट कर जाता है और एनरिच करंट एज अ फॉल्ट करंट एक्ट कर जाता है। तो आपका ट्रांसफार्मर बाज़ औक़ात होता है कि आप ऑन करते हैं ब्रेकर ट्रिप हो गया, ऑन करते हैं ब्रेकर ट्रिप हो गया, क्योंकि एनरिच करंट इतना ज़्यादा है कि वो एनरिच करंट डिफरेंशियल रिले सेंस कर रही है एज अ फॉल्ट करंट, एबनॉर्मल करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसीलिए एनरिच मैग्नेटाइजिंग करंट के इफ़ेक्ट को कम से कम होना चाहिए। फिर उसको कम करने के तरीके या वो क्या होने चाहिए, वो मैंने एक असाइनमेंट नंबर 2 में आई थिंक दिया है, तो वो बताइएगा आप लोग। ड्यू टू विच एक्यूरेसी ऑफ सेंसिंग एंड ऑपरेशन इज़ डिक्रीज। तो जो आपकी एक्यूरेसी सेंसिंग की है, एक्यूरेसी सेंसिंग में मुराद ये है कि सीटी को जो करंट सेंस करना था वो बार बार ये ऑपरेशन करने से उसकी सेंसिंग डिक्रीज होगी, सेंसिंग में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कहते हैं हम मोर सेंसिटिव से वो लेस सेंसिटिव की तरफ चला जाएगा, और डिवाइसेस अगर वो लेस सेंसिटिव हुई तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड ऑपरेशन जो है उसका वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। बार बार ट्रिप करना, बार बार इस तरह का एबनॉर्मल करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट जो कि एनरिच करंट था उसको सेंस इस तरह करने पे आपके जो ऑपरेशन है वो कम होते जाएंगे, मींस आपकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी। Incipient faults, fault which are not serious at the beginning but which slowly develop into serious faults are known as incipient faults। तो ये कैसे फॉल्ट्स होते हैं जो कि बिगिनिंग्स में बाज़ औक़ात आपके होते हैं, और ये विच स्लोली डेवलप्स इनटू सीरियस फॉल्ट। बाज़ औक़ात सीरियस फॉल्ट के नतीजे में छोटे छोटे फॉल्ट्स अगर होता है तो ये आपके इंसिपिएंट फॉल्ट्स कहलाते हैं। इनकी मज़ीद डिटेल भी थी, मैंने ऐसे इतना शामिल नहीं किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको असाइनमेंट में इंक्लूड करूँगा, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 है, वो इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ पर आप इसको कवर अप करिएगा। तो इंसिपिएंट फॉल्ट्स आपके वो होते हैं जिनको मैं थोड़ा बता दूं कि बार बार शॉर्ट सर्किट, एबनॉर्मल करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट के नतीजे में अगर आपके ट्रांसफार्मर में इस तरह के फॉल्ट्स आ रहे हैं तो इस नतीजे में छोटे छोटे फॉल्ट्स कोर में हो जाएंगे, वाइंडिंग में हो जाएंगे, टैपिंग्स के अंदर हो जाएंगे, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग पे, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग पे, ये छोटे छोटे फॉल्ट आपके हो जाएंगे जिन्हें इंसिपिएंट फॉल्ट्स कहते हैं। और ये सीरियस फॉल्ट्स नहीं है इतने, लेकिन इनका इम्पैक्ट एक ड्यूरेबिलिटी पे फ़र्क डाल सकता है, आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे फ़र्क डाल सकता है। तो ये भी एज अ रिसर्च के तौर पे अगर हम देखें तो इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालते। लेकिन इनकी स्टडी है और बहुत डिटेल डेप्थ स्टडी है इसकी, जो मैंने शामिल नहीं करी है, मेरे पास थी, लेकिन ये मैं असाइनमेंट के एंड पे छोड़ूंगा। बकॉल्स रिले जो है वो मैं असाइनमेंट 1 के टॉपिक में कवर कर चुका हूँ, इसकी डिटेल आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और वैसे भी असाइनमेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए पावर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में बकॉल्स रिले एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तकरीबन 5 से 6 स्लाइड्स थे, लेकिन मैंने क्योंकि असाइनमेंट में दिया हुआ है असाइनमेंट 1 में, और अपनी वेकेशन से पहले हमने दिया था, तो होपफुली वो आप कर रहे होंगे। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आपकी जो होती है, अ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हैज़ अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ पिकअप फॉर इंटरनल फॉल्ट्स। अच्छा, हमने डिफरेंशियल रिले में डिस्कस किया था आपकी करंट डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज डिफरेंशियल रिले और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। एक और भी डिफरेंशियल रिले होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जो है वो इंटरनल जो फॉल्ट्स होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये इंटरनल फॉल्ट अगर आपके अगर होते हैं तो ये मिनिमम लेवल पे ही उसे डिटेक्ट कर पाती है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है। फॉल्ट्स विच करंट बिलो दिस वैल्यू आर नॉट डिटेक्ट बाय द रिले, और इस तरह के जो फॉल्ट हैं करंट बिलो रेटिंग के होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए चीज़ आगे बयान की जा रही है।
वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट, ये नंबर 2 पॉइंट है। अगर वाइंडिंग से कोर में शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ पार्ट टच हो जाता है, मिसाल के तौर पे वाइंडिंग का कोई वायर की इंसुलेशन हट गई, छिल गया वो, और वो टच हो गया कोर से, तो उसका फॉल्ट अगर होगा, इसको फॉल्ट कहेंगे हम। विच आर सिंगल फेस टू ग्राउंड टाइप, ये ग्राउंड सिंगल फेस टू ग्राउंड टाइप का फॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि कोर जो है वो ग्राउंड होती है और वाइंडिंग जो है वो फेज़ है, तो सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा ये। इन्वॉल्विंग हाई रेजिस्टेंस फॉल इन दिस कैटेगरी, तो अगर ये फॉल्ट अगर होता है तो ये हाई रेजिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व होती है और इस कैटेगरी का ये फॉल्ट होगा। तो ये भी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के ज़रिए डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर फॉर सच टाइप ऑफ फॉल्ट्स रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इज़ यूज। दैट मीन्स कि अगर आपको वाइंडिंग टू अर्थ, वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट को डिटेक्ट करवाना है, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन में छोटे लेवल का फॉल्ट होगा, लीकेज के सेंस में आएगा, लेकिन परसेंटेज डिफरेंशियल रिले से सेंस नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए आपको एक रिले को इस्तेमाल करना होगा ट्रांसफार्मर के लिए, जो कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले कहलाएगी, जो कि आपके कोई भी छोटे मोटे फॉल्ट हों, इंटरनल फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर को डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि वाइंडिंग और कोर ये दोनों इंटरनल पार्ट हैं एक पावर ट्रांसफार्मर के। ऑब्वियसली इंटरनल फॉल्ट अगर होता है तो आपको पूरा ट्रांसफार्मर खोलना पड़ेगा, और खोलेंगे तो ऑब्वियसली पूरी वाइंडिंग आपको निकालनी पड़ती है, और प्राइमरी अलग हटाएंगे, सेकेंडरी अलग हटाएंगे, क्योंकि एक कंबाइंड पैकेज में होती है ये, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत इसमें खर्च हो जाएगी। तो इस छोटे से फॉल्ट के नतीजे में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इस छोटे से फॉल्ट को आपकी हर तरह की रिले तकरीबन सेंस नहीं कर पाती, क्योंकि ये माइन्यूट सा शॉर्ट सर्किट होता है कोर टू वाइंडिंग फॉल्ट। तो इसके लिए हम एक और रिले ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले कहलाती है। तो इससे आपकी अच्छी खासी कॉस्ट बच जाती है, जो कि एक छोटे से फॉल्ट के नतीजे में पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आपका बेकार हो जाएगा। फिर उसको पूरा खोल के आपको, और इवन ये डिटेक्ट भी नहीं होगा कि, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में कॉइल्स के जो बंच होते हैं, टैपिंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो एक छोटे से फॉल्ट को पता लगाने में कई महीने भी लग जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ कि आप अगर इस रिले को इस्तेमाल कर लें तो इस तरह के जितने भी छोटे मोटे फॉल्ट होंगे वो आपके वैनिश हो जाएंगे। और यही इसका मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से आप लगाते हैं इसको, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले को। अभी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पर, अब इन्होंने एक यहाँ पे रूल ऑफ थंब बताया कि किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी, नो हाउ हम कुछ भी कह सकते हैं इसे, एनी हाउ, तो ये ट्रांसफार्मर की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, जिसको हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया हुआ फॉर बैलेंस दी ट्रांसफार्मर फेज शिफ्ट और फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। तो फर्दर मोर यहाँ से जो न्यूट्रल का वायर निकला हुआ है वो हमने ग्राउंड किया हुआ है, और ये एक इम्पिडेंस है। ये ट्रांसफार्मर, ये हमने PSI के अंदर डिस्कस की है कि न्यूट्रल की भी एक इम्पिडेंस होती है, उसको हम ZN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पूरी स्टडी है उसकी कि वो 3 फेज में किस तरह एनालिसिस होती है। तो ये छोटा सा पार्ट डिस्कस करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, जो इम्पिडेंस का पार्ट है। बहरहाल न्यूट्रल के इस फेज़ या वायर को हम लेते हैं और इसको न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि आपके रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के अंदर जा रहा होता है। ये इसकी कॉइल में, ये रिले के अंदर जा रहा होता है, और यहीं से होते हुए ये तीनों फेजेस को टच कर रहा होता है। यानी रेड, येलो और ब्लू के जो वायर्स और फेज़ हैं, इनके करंट जो जा रहे होते हैं उनमें चीज़ आ रही होती है। हम ये जानते हैं कि स्टार कनेक्टेड जो सर्किटरी होती है आपकी, उसके अंदर आपका वो बैलेंस सिस्टम तभी होता है जब न्यूट्रल के अंदर से कोई भी रिटर्न करंट नहीं गुजरे, तो वो बैलेंस सिस्टम कहलाता है। टोटल करंट यूटिलाइज इन तीनों फेज में हो जाए, रिटर्न के अंदर कोई करंट ना आए, कोई रिमेनिंग करंट ना आए, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस सर्किटरी, बैलेंस सर्किट, बैलेंस वाइंडिंग, बैलेंस ट्रांसफार्मर। तो अगर यहाँ पे तो डिटेक्ट हो रहा होता है कि रेड में कितना करंट जा रहा है, येलो में कितना जा रहा है और ब्लू में कितना जा रहा है। और अगर इन सब के बाद भी रिटर्न करंट कुछ यहाँ से आ जाता है, तो उस करंट को सेंस करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले को हम इंस्टॉल करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिले लगाई जाती है। और फर्दर मोर
कोई करंट अगर यहाँ से रिटर्न में आ भी रहा होता है न्यूट्रल के ज़रिए तो वो यहाँ से सेंस हो जाता है और वो फर्दर डायरेक्ट होके उसे वैसे भी अर्थ कर दिया जाता है, लेकिन उसकी सेंसिंग यहाँ से की जाती है ताकि ये ऑपरेट हो सके। फर्दर मोर इसकी फर्दर डिटेल डिस्कशन और लेक्चर को फर्दर हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के पार्ट को नेक्स्ट पार्ट बी में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। अदिल ख़ान को इजाज़त दीजिए। अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और गर्मी आ गई हैं तो जो इर्द गिर्द आपके परिंदे हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। उनके लिए दाने और पानी का इंतज़ाम हो सके तो ज़रूर करिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर देखें सफ़ेद पोश लोगों को। और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।